बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में फाइल थी और मैं बहुत ही मायूसी के साथ उस बिल्डिंग से बाहर निकली थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि आज भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी। मैं जानती थी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालिकन मुझे घर से निकाल देगी, लेकिन मैं क्या करती। पिछले 1 महीने से मैं नौकरी की तलाश कर रही थी। मेरी तालीम इतनी आम थी कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने सरकारी कॉलेज से तालीम हासिल की थी, पर जॉब तो उन्हें ही मिल सकती है जो सिफारिश लेकर आते हैं। मुझे बहुत मायूसी हो रही थी कि हर तरफ रिश्वत ही चलती है। ये रात का वक्त था, जिसकी वजह से इक्का दुक्का ट्रैफिक दिखाई दे रही थी। मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसलिए फुटपाथ पर एक बेंच देखकर मैं वहां बैठ गई थी। जब अचानक से मेरी नजर एक नौजवान पर पड़ी थी। वो काले रंग का लिबास पहने हुए था, जबकि उसका कद बहुत ही लंबा सा था। वो काफी जल्दी में लग रहा था। मैं उसे देखकर काफी हैरान हो गई थी क्योंकि बाकी लोगों से वो बहुत ही अलग था। अगले ही लम्हे मैंने दूसरी तरफ से तेज चलती गाड़ी देखी तो अपने बेंच से उठ गई थी, क्योंकि वो गाड़ी उसी नौजवान की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो गाड़ी उस नौजवान को लपेट में लेती, फौरन ही भागकर वहां चली गई थी। मैं खौफ से कांप गई थी क्योंकि वो गाड़ी उस पर से गुजर गई थी। ये खौफनाक मंजर देखते साथ ही एक चीख मेरे हलक से निकली थी। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो वो नौजवान उसी जगह पर खड़ा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे लिए यही काफी था। अब मेरी जान में जान आई और मैं उसकी जानें बढ़ने लगी। उससे कहने लगी कि क्या आप पागल हो गए हो? आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? वो तो शुक्र है कि उस गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा ली होगी, नहीं तो आज तो आप काम से जाते। मैं नौजवान से हस्ब आदत अपने सख्त लहजे में बात कर रही थी। मेरी बात सुनकर वो काफी हंसने लगा था और कहने लगा था कि तुम फिक्र न करो, मुझे कुछ नहीं होता। मुझे हैरानी हुई कि वो आखिर कहाँ जा रहा था। मैं कहने लगी कि आप आखिर जा कहाँ रहे थे, वो भी इतनी जल्दी में? तो वो नौजवान कहने लगा कि मैं एक पायलट हूँ। मेरी फ्लाइट 11 बजे की थी, लेकिन मैं लेट हो गया। इसी वजह से मैं भाग कर जा रहा था। मेरी फ्लाइट लेट हो गई है। जैसे ही मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गई थी। दिल ही दिल में उस नौजवान के लिए मेरी इज्जत काफी बढ़ गई थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे पायलट बहुत ही ज्यादा पसंद थे। मैं उससे कहने लगी कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, जबकि मेरी नजर अपनी ही फाइल पर गई थी। वो नौजवान शायद समझ गया था, तभी कहने लगा कि क्या आपको नौकरी चाहिए? मैं जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाने लगी। उस नौजवान ने मुझसे वो फाइल मांगी और उसको एक सरसरी सी नजर देखने लगा था। मैं भी उसके तासुरात देख रही थी। कहने लगा कि आपके तो रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप चाहें तो आप एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस की जॉब कर सकती हैं। ये सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे वो मजाक कर रहा हो। मैं उससे कहने लगी कि ये मजाक का वक्त नहीं है, मैं बहुत ही संजीदा हूँ, मुझे नौकरी सच में चाहिए। तो वो नौजवान कहने लगा कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप ये कार्ड ले लें और इस पते पर आ जाइएगा। उसने एक कार्ड थमाया तो मैंने वो लिया। मैं जानना चाहती थी कि ये कार्ड किसका है, इसलिए मैं कुछ पूछने ही लगी थी जब अगले ही लम्हे वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। वो वहां से बिजली की तेजी के साथ गायब हुआ था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो कार्ड लिया और अपने घर आ गई थी। मेरा नाम अर्शिया है। मेरा एक भाई है। हम दोनों बहन भाई एक किराए के घर में रहते हैं। मेरा भाई दाइम मुझसे काफी छोटा है। हम आज से कुछ अर्सा पहले एक छोटे से गांव में रहते थे, जो कि बहुत ही कच्चा था। मैं उस वक्त 6 साल की थी जब एक तेज तूफान आया, जिसकी वजह से हमारा घर बिखर गया था। मैं अपने भाई के साथ गली में खेल रही थी जब घर की छत गिरने की वजह से मेरे अम्मा अब्बा मौका पर ही जान बहक हो गए थे। अब मैं और अपने भाई के साथ दुनिया में अकेली हो गई थी। हमारा आगे पीछे कोई भी नहीं था। मोहल्ले की एक आंटी ने हम पर तरस खाकर हमें अपने साथ रख लिया था, लेकिन वो कब तक हम दोनों बहन भाइयों को अपने साथ रखती। मैं भी जवान हो गई थी। एक दिन वो मुझे कहने लगी कि अर्शिया, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लो। मैंने उनकी बात सुनी तो उसी वक्त घर से निकल गई थी और अपने भाई को साथ लेकर ठिकाना तलाश करने लगी थी। मुझ गरीब की कौन मदद करता? हर कोई आजकल पैसे का पुजारी था। मेरे पास तो कोई एक आना भी नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं लोगों के घर जा जाकर काम करूंगी। मैं अब यही करती थी, लेकिन मेरा छोटा भाई इस तरह काफी मुतासिर होता था।
मैं उसे जिधर भी छोड़ के जाती वो उन्हीं लोगों के साथ खेलने लगता था, इसीलिए वो बुरी सोबत का शिकार हो गया था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने ये इरादा तर्क कर दिया था। पर अब मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे, जिससे मैं 1 महीने के लिए तो कम अज़ कम कहीं रह सकती थी। यही सोचकर एक शहर में चली आई। जगह जगह इश्तिहारात देखे ताकि अपने लिए घर तलाश कर सकूं। एक इश्तिहार नजर आया और मैं उस पते पर चली गई थी। मालिकन बहुत ही सख्त थी, लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि मैं उसे हर महीने किराया दे दिया करूंगी। वो भी मेरी बात मान गई थी। अब मैं अपने छोटे भाई के साथ उस घर में रहती थी, जो कि बहुत ही छोटा था। मेरा गुजारा हो ही जाता था। मैं अब सुबह सुबह पढ़ाई करने चली जाती थी और शाम को दाइम को भी थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती थी। पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई तो अब मैं अपनी नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती रहती थी, लेकिन मुझे कोई नौकरी न मिली। ऊपर से किराया भी मेरे पास नहीं था जो मैं इस माह दे सकती। मालिका ने मुझे धमकी दे दी कि अगर तुमने मुझे किराया न दिया तो मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मैं बेबस हो गई थी और अब आंसू बहाने लगी थी, लेकिन मैं क्या करती। कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपने हाथ में वो कार्ड देखा जिसमें उस एयरपोर्ट का पता लिखा था। ये एक वाहिद रास्ता था जिस पर चलकर मैं अपनी किस्मत आजमा सकती थी, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं था। ऐसा लगता था कि ये सब फ्रॉड है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा था। ये सोचकर मैं सकीना की तरफ चली गई थी, जो कि मेरी बचपन की सहेली थी। वो मुझे हर अच्छी बुरी चीज से बाखबर करती थी। मैंने उसे जैसे ही बताया कि मुझे किसी ने एयरपोर्ट पर एयर हॉस्टेस की जॉब दिलवाई है, तो ये सुनकर वो तो हैरान हो गई थी और कहने लगी थी कि तुम होश में तो हो। उसकी जॉब तो ऐसे कभी भी नहीं मिलती, उसके लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मैंने उसकी बात सुनी तो उसे बताया कि उस नौजवान ने मुझे खुद कहा है कि वो मुझे नौकरी दिलवा देगा। सकीना कहने लगी कि चलो हम इस पते पर चलते हैं और वो वहां जाकर देख लेते हैं। अगर तो ये सब सच हुआ तो फिर तुम जॉब के लिए चली जाना। उसकी बात मान ली थी और हम दोनों उस एड्रेस पर चले गए थे जिधर वो एयरपोर्ट था। सकीना जैसे ही रक्शे से उतरी तो कहने लगी, यहाँ पर तो कोई एयरपोर्ट नहीं है, तुम कहाँ मुझे लेकर आई हो। लेकिन मैंने जैसे ही सामने देखा तो एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी थी, जो कि बहुत ही पुरानी लग रही थी। मैं सकीना को कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, ये देखो सामने इतनी बड़ी इमारत तो खड़ी है। पर सकीना कहने लगी कि अर्शिया, तुम्हारी आंखें धोखा दे रही हैं तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मेरा हाथ थामकर मुझे वापस रक्शे में बिठाने लगी थी, लेकिन मेरी नज़र तो उसी पुरानी सी इमारत पर थी जिसके ऊपर साफ अल्फाजों में लोकल एयरपोर्ट लिखा था। मैं भी सारे रास्ते सकीना को मनाने लगी थी कि मैंने उस एयरपोर्ट का नाम भी पढ़ा है, लेकिन सकीना कहने लगी कि अर्शिया तुम जाकर पहले तो सो जाना, मुझे लगता है तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई, तुम अभी भी ख्वाब देख रही हो। उसकी ये अब बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। सकीना अपने घर चली गई तो मैं भी अपने घर चली गई। मैंने दाइम को बताया तो वो भी कहने लगा कि आपी, अगर आपने वो सब कुछ देखा है तो आपको चांस लेना चाहिए और उस एयरपोर्ट पर जाना चाहिए। उसकी बात मान ली और अगले ही दिन मैं दाइम को अपने साथ लेकर दोबारा से उस पते पर चली गई थी जिधर वही पुरानी इमारत खड़ी थी। वो इमारत काफी नॉर्मल सी थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई साल पहले बनी हो। मैं जैसे ही अंदर गई तो उस नौजवान को तलाश करने लगी, क्योंकि वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी फ्लाइट के लिए बाहर गया हो, इसीलिए मैंने उससे मिलने का फैसला तर्क किया था। वहां पर मुझे एक उधेड़ उम्र शख्स दिखाई दिया जो कि काफी अजीब सा था। उसके नक्श आम इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसका उठना बैठना चलना फिरना सभी मुख्तलिफ था। ये सब कुछ महसूस करते हुए मैं पहले तो काफी हैरान हो गई थी और मुझे शक होने लगा था कि जो मैं करने जा रही हूँ क्या वो सब कुछ ठीक है। मैंने दाइम के हाथ को मजबूती से थाम लिया था। मुझे अपने भाई से काफी प्यार था, इसीलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अब इसे अपने साथ ही रखूंगी। जैसे ही उस उधेड़ उम्र शख्स के पास गई तो वो पूछने लगा कि आप अर्शिया हो। मैंने जैसे ही उसकी बात सुनी तो मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने उसको अपना नाम तो बताया ही नहीं था। मैं उससे कहने लगी कि आपको मेरा नाम कैसे पता है।
तो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि हम जिसे भी नौकरी पर रखें तो उसकी सारी तफसीलात जान लेते हैं। मैं हैरान हो गई थी, लेकिन मुझे इतना यकीन हो गया था कि ये एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है और इधर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो शख्स कहने लगा कि मैं इस एयरपोर्ट का मैनेजर हूँ। मैं उससे उस नौजवान का पूछने लगी कि वो कहाँ है, तो वो कहने लगा कि उसका नाम इलियास है और उसकी ड्यूटी है, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी पर गया हुआ है। लेकिन अचानक ही उसकी नज़र मेरे भाई पर पड़ी तो कहने लगा कि हमारे उसूल के खिलाफ है कि आप अपने भाई को यहाँ लेकर आएं। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आज का दिन मेरा भाई मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन आइंदा मैं इसे छोड़ कर आऊंगी। तो वो मान गए थे, लेकिन कहने लगे कि आप अपने भाई को अपने साथ जहाज पर नहीं लेकर जा सकती। मैं गहरी सोच में पड़ गई थी कि मैं अब इसको कहाँ छोड़ती। उस पर मैनेजर कहने लगे कि आप इसे हमारे पास छोड़ सकती हैं, आपका भाई बिल्कुल महफूज रहेगा। मैंने उनकी बात मान ली थी। मैनेजर ने मेरे भाई को अपने पास बिठा लिया। मुझे कहने लगे कि आप अंदर चली जाओ, आपको एक वर्दी मिलेगी। मैंने उनके इशारे का ताकुब किया तो वो एक रूम की जानिब इशारा कर रहे थे। मैं अंदर चली गई। वहां पर 2-3 लड़के जो मेरे भाई की उम्र के थे, उनके बाल काफी लंबे लंबे थे और उनके कान के नीचे तक आ रहे थे, जबकि उनकी आंखें बिल्कुल हरे रंग की थी। उन लड़कों ने जैसे ही मुझे देखा तो उनकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई थी। मुझे तो अजीब सा एहसास हुआ था, मेरे वजूद में चुभन सी पैदा हो गई थी। लेकिन उनमें से मैं एक के पास गई जिसने मुझे वर्दी दी थी और कहने लगा कि आप ये वर्दी पहन लो। मैंने जैसे ही वो वर्दी ली तो उनसे वॉशरूम का पूछा। उन्होंने एक जानिब इशारा किया तो मैं उस तरफ चली गई। वहाँ एक लेडीज वॉशरूम था। मैं उसके अंदर गई और वो अपनी वर्दी चेंज करने लगी थी, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि किसी की नज़रें मुझ पर पड़ रही हों। पर मैंने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था और वॉशरूम तो बहुत ही छोटा था। यही सोचकर मैं दोबारा से अपना चेंज करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार चीख सुनाई दी थी। ना जाने ये कौन चीखा था, लेकिन मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने जल्दी से ही वो वर्दी पहनी जो कि बहुत ही अजीब सी थी, आजकल के ज़माने की तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने उसकी परवाह न की और फौरन ही वॉशरूम से बाहर निकली थी। मैं उस चीख की जानिब जाने लगी थी। अचानक ही मेरी नज़र फर्श पर बहते खून पर गई, तो ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जल्दी से उन लड़कों को मुखातिब किया और कहा कि मैंने वॉशरूम में कुछ देखा है। वो लड़के आपस में एक दूसरे को देखने लगे थे और फिर मुझे कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई होगी, वरना आज तक इस एयरपोर्ट में कुछ अजीब वाकया पेश नहीं आया। उनकी बात सुनकर तो मैं उन्हें यकीन दिलाने लगी कि एक दफ़ा मेरे साथ चलकर वो वॉशरूम में देख लें। तो वो लोग भी तैयार हो गए थे, क्योंकि मुझे तो पूरा यकीन था। मैंने अपनी आंखों से वो खून देखा था जो कि अजीब तरीके से बह रहा था और वॉशरूम से निकल रहा था। इसीलिए मैं जैसे ही उनके साथ गई तो एक को इशारा किया। एक लड़का आगे बढ़ा और देखकर कहने लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी हैरान हुई और फिर उसके पास वॉशरूम के अंदर चली गई। वो तो खाली था और वो तो बिल्कुल साफ था, वहाँ तो खून की एक बूंद भी नहीं थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो सारे लड़के मुझे कहने लगे कि हमने कहा था ना, आज तक इस एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप अपने काम से काम रखें। मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी और बाहर चली गई थी। अपने भाई को तलाश करने लगी थी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया था। न जाने अब वो कहाँ था। मैं एक आखिरी दफ़ा उससे मिलना चाहती थी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट दुबई की थी। मैं दुबई जाने वाली थी, लेकिन इधर उधर देखकर भी मुझे दाइम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं अब उसका नाम लेकर एयरपोर्ट में उसे तलाश करने लगी थी कि दाइम तुम कहाँ हो। अचानक ही मेरी नज़र उस मैनेजर पर पड़ी जो किसी से बात कर रहा था। उसके पास गई और उससे कहने लगी कि सर दाइम कहाँ है। तो मेरी बात सुनकर वो पीछे मुड़कर मुझे देखने लगे और कहने लगे कि अर्शिया तुम फिक्र न करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही सलामत है। उसे मैंने एक रूम में भेज दिया है, शायद उसे नींद आ गई होगी इसलिए वो सो गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी उस रूम में जाकर अपने भाई से मिल सकती हो। उनकी बात पर मुझे शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैं कहने लगी कि कोई बात नहीं सर, वो सो रहा है तो उसे सोने देती हूँ। मैं जानती थी कि वो रात को नहीं सोता। यही सोचकर मैं सर को कहने लगी कि मैं तैयार हूँ, अब मुझे कौन सी फ्लाइट पर जाना है। तो मैनेजर कहने लगा कि आपको जहाज़ 120 के पास जाना है। उनकी बात सुनकर भी मैं उस तरफ जाने लगी थी। जैसे ही अपने सामने नजर दौड़ाई तो वहां पर काफी अजीब तरह के जहाज मौजूद थे। ये जहाज देखकर तो मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि मैंने आज तक
जितने भी जहाज देखे थे वो सारे ही एक ही तरह के थे, लेकिन ये जहाज बहुत ही मुख्तलिफ था। इसका रंग भी सुरमई था। मैंने जहाज 120 तलाश किया और उस पर चढ़ने लगी थी, लेकिन काफी हैरानी हुई थी क्योंकि कोई मुसाफिर अभी तक नहीं आया था। एक सीट पर जाकर बैठ गई थी क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी सीख ली थी। अगले ही पल जैसे ही मेरी नजर जहाज के पायलट पर पड़ी तो उसकी वो खूंखार आंखें देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी जानवर की आंखें हों, लेकिन वो एक इंसान ही था। उसने अपने ऊपर कैप्टन वाली कैप पहनी हुई थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि मैं उसे देख रही हूँ, उसने अपनी कैप को अपनी आंखों के ऊपर करके अपनी आंखें छुपा ली थी। ये देखकर मैं काफी हैरान हो गई थी। मुझे वो शख्स काफी मशकूक लग रहा था। यही सोचकर मैं उसके पास कदम बढ़ाने लगी थी। उसके पास गई तो कहने लगी कि बात सुने, क्या आप पायलट हैं और ये जहाज कब टेक ओवर करेगा? मेरी बात सुनकर उसने दोबारा से अपनी आंखें ऊपर उठाई और मेरी जानिब देखने लगा, लेकिन इस दफा तो उसकी आंखों में झांककर मेरी रूह कांप गई थी क्योंकि उसकी आंखों का बिल्कुल स्याह रंग था। उसने मुझे अजीब सी कश्मकश में डाल दिया था, लेकिन मैं क्या ही करती। आराम से आकर अपनी नशिस्त पर बैठ गई थी। वो पायलट कहने लगा था कि अभी 20 मिनट तक जहाज टेक ओवर हो जाएगा क्योंकि अब मुसाफिरों का ही इंतजार है। मैं भी इंतजार करने लगी। अचानक ही 10 मिनट बाद एक मुसाफिर आया था जो कि काफी बड़ी उम्र का लग रहा था, जिसके बाल भी लंबे से थे। उसके हाथ में एक तस्बीह थी, लेकिन उसकी आंखें सुरमे से अटी हुई थी, जैसे उसने अपनी आंखों में सुरमे की पूरी डब्बी उंडेल दी हो। उसने जैसे ही मुझे देखा तो मैं पीछे हट गई थी और उसकी तरफ से नजर हटा ली थी। उस शख्स के होंठ लगातार हिल रहे थे जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो। उसके बाद ही जहाज का दरवाजा बंद हो गया था। मैं काफी हैरान हो गई थी और पायलट से पूछने लगी, क्या इस जहाज में सिर्फ एक ही मुसाफिर होगा? मेरी बात सुनकर उसने एक नजर मेरी तरफ देखा। अगले ही लम्हे में साकत हो गई थी क्योंकि दोबारा से उसकी आंखें अजीब रंग की थीं। उसने कहा कि हाँ, एक ही मुसाफिर जाएगा। उसने बस इतना ही कहा। मैं भी अपनी सीट पर बैठ गई और जल्दी से मैंने सीट बेल्ट लगा ली थी। जहाज टेक ओवर किया तो मैं हैरान हो गई थी। मेरे दिल में अजीब से वहम आ रहे थे। मुझे दाइम की काफी याद आ रही थी कि ना जाने वो कहाँ होगा। वो ठीक तो होगा ना? पहली दफा जहाज का सफर था। मैं काफी घबराई हुई थी। 1 घंटा गुजरा था जब मैं उस छोटे से किचन की जानिब बढ़ गई थी जिधर खाना पड़ा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई कि यह खाना कब तैयार हुआ, क्योंकि मुझे तो इस चीज का किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन मैंने वो गर्म खाना एक ट्रे में डाला और उस मुसाफिर की जानिब खाना लेकर चली गई थी जो तस्बीह पढ़ रहा था। उसने खाना देखा और एक नजर मेरी तरफ देखा था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो मैं देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि मुझे देखकर वो अजीब सा मुस्कुरा रहा था। ये हरकत देखकर मैं सिमट सी गई थी, लेकिन उसने जैसे ही मेरे हाथ से वो ट्रे थामी तो मैं भागकर अपनी जगह पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद ही एक बेल बजी थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो मुसाफिर मुझे ही देख रहा था। मुझे देखकर वो हाथ हिलाने लगा था जैसे वो मुझे बुला रहा हो। मैं डरते कदमों के साथ उसकी जानिब चली गई थी तो उसके पास गई तो कहने लगा, मेरे सामने बैठ जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। ये सुनकर मैं काफी घबरा गई कि मैं कैसे उसके सामने बैठ जाऊं। इतने में उसने सामने वाली सीट का इशारा किया तो मैं वहां बैठ गई थी। वो मुसाफिर कहने लगा, आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये बात सुनकर मैं काफी हैरान हो गई थी। वो किसकी बात कर रहा है? लेकिन मैंने यही सोचा कि शायद मेरी जिंदगी इस नौकरी के बाद बदल गई है और इसी की बात कर रहा होगा। यही सोचकर मैं अपना सर हाँ में हिलाने लगी थी तो वो मुसाफिर काफी हैरान हुआ और कहने लगा, क्या आप मुझसे पूछोगी नहीं कि आपकी जिंदगी क्यों बदलने वाली है? तो मैंने उनसे कहा कि मेरी नौकरी का पहला दिन है, इसी वजह से मेरी जिंदगी बदल रही है। तो उसने नफी में सर हिला दिया और कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं, दुबई जाकर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। मैं आपको कहीं लेकर जाऊंगा, वहां जाकर आपकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। आपको वही करना होगा जो हम लोग कहेंगे, नहीं तो आपकी जिंदगी मुश्किल में भी पड़ सकती है। उसने जैसे ही ये बात की तो मुझे जैसे करंट लग गया था। मैं अचानक से ही उस सीट से उठकर खड़ी हो गई थी और उस मुसाफिर को देखने लगी थी और बोली कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस अपनी नौकरी कर रही हूँ, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैंने इतना ही कहा था जब अगले ही पल उस मुसाफिर ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका था। मैं बेहोश हो गई थी। बेहोशी के बाद न जाने मेरे साथ क्या कुछ हुआ था, लेकिन जब मुझे होश आया था मुझे अपने हाथ पांव में काफी दर्द हो रहा था।
मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और अपने आप को देखा तो मैं रस्सियों से बंधी हुई थी। खुद को ऐसी हालत में देखकर मेरे वजूद में कपकपी तारी हो गई थी कि न जाने मैं कहाँ आ गई हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है। अचानक ही मेरे कान में किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। ये आवाज़ सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि ये तो इलियास था जिसने मुझे नौकरी दिलवाई थी। लेकिन मैंने उसकी बात जैसे ही सुनी तो वो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रहा, क्योंकि वो कह रहा था कि हुजूर, आपने जिस काम के लिए मुझे कहा था मैंने वो काम कर दिया है और वो लड़की भी आ चुकी है। अब आगे जो भी करना है आप मुझे बता सकते हैं। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो जान गई थी कि वो लड़का जो भी था किसी आम मकसद के लिए ही वो सब कर रहा था। ना ही वो कोई पायलट था, वो एक भेदी था जिसने मुझे अपने झांसे में फंसाया है। ये जानकर ही मैं रोने लगी थी कि मैं उसके झांसे में फंस चुकी थी, न जाने मैं कहाँ थी। और वो आवाज़ मुझे आना बंद हो गई थी और मैं जान गई थी कि जो कोई भी थे वो वापस चले गए हैं। लेकिन मेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए मैं चुपचाप इसी तरह फिर रही थी और किसी गैबी मदद का इंतजार कर रही थी। पर ऐसा कहाँ होने वाला था। मैं नींद की आगोश में चली गई थी। मुझे होश आया तो मैं कहाँ थी मुझे ये मालूम नहीं था। मैंने जैसे ही खुद को आज़ाद देखा तो भागने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से भाग जाती, जब अचानक ही पीछे से किसी ने मेरे पास आकर मेरे बाजू को पकड़कर मुझे अपनी जानिब खींचा था। मैंने जैसे ही देखा तो वो इलियास था। मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे उससे नफरत हो रही थी। मेरा दिल किया था कि मैं उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बेबस थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी कि वो मेरी जानिब देखकर कहने लगा कि अगर तुमने भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारा भाई मारा जाएगा। ये धमकी सुनकर तो मुझे दाइम का ख्याल आया, न जाने वो कहाँ था। मैं हवास बाख्ता होकर कहने लगी कि प्लीज दाइम का बता दो, वो मेरा भाई है, मेरा इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो वो मेरी बात सुनकर काफी हंसने लगा था और कहने लगा कि तुम अपने भाई से मिल सकोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ देर सब्र करना होगा। ये बात सुनकर आंसू बहाने लगी थी। अचानक ही वो मुझे कहीं लेकर जाने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे वहां से लेकर जाता, मैंने अपना हाथ उसके चुंगल से छुड़वा लिया था। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात देखकर मैं सहम गई थी। वो कहने लगा था कि तुम्हें एक बात साफ समझ में नहीं आती, जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम नहीं जानती कि तुम किसके जंगल में फंस चुकी हो। तुम्हें हमसे आज़ादी चाहिए तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारा खैर खा होऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे से भागने की कोशिश करोगी तो फिर मेरे साथी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं समझ नहीं सकी कि वो मेरा खैर खा है या फिर मेरा दुश्मन है, वो कौन है। लेकिन मैं बेबस हो गई थी। वो मुझे अपने साथ कहीं ले जा रहा था। ये कौन सा इलाका था, लेकिन ये जो भी था ये बहुत ही साफ सुथरा इलाका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुबई पहुंच गई थी। उसके बाद ही मैंने अपने सामने देखा तो वहां अजीब किस्म के आलात पड़े थे। इलियास ने वहां से चाकू उठाया था और मेरी तरफ बढ़ने लगा था। ये देखकर ही मैं डर के पीछे हो गई थी, लेकिन वो कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। उसने मेरा एक हाथ आगे किया और वो चाकू उस पर फेरने लगा था। जब मैं चीखने लगी थी, मुझे काफी दर्द हो रहा था। इलियास ने वो पीछे हटा लिया था। अगले ही लम्हे उससे कुछ भून कर मेरे हाथ पर दम किया। ये देखकर मैं काफी हैरान हो गई थी। फिर से वो चाकू मेरे हाथ पर फेरने लगा था, लेकिन अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। उसने एक अजीब सा गोल दायरा बनाया था। ये कोई निशान था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी, जैसे मैं कोई गुलाम हूं और ये निशान इस बात की तस्दीक करता है। मैं काफी हैरान हो गई थी। मैं उससे पूछने लगी कि ये किस चीज का निशान है, तो कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, ये निशान तुम्हें बाकी लड़कियों से अलग करेगा, ताकि मैं फिर तुम्हें पहचान सकूं और तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा सकूं। जैसे ही उसकी बात सुनी तो मुझे वो बातें याद आने लगी जब वो किसी से कह रहा था कि उसने अपना काम कर दिया है। मैं गुस्से से उससे कहने लगी कि तुमने ही तो मुझे इस जगह फंसाया है, तो फिर अब तुम ही मुझे यहाँ से क्यों निकालोगे। तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मैं बज़ाहिर तो अपने लोगों के लिए ही काम करता हूँ, लेकिन अंदर से मैं तुम लड़कियों को आज़ाद करवाता हूँ। मेरा असल काम यही है कि मैं इस कैद से तमाम लड़कियों को आज़ाद करवा सकूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे इस मकसद का किसी को भी इल्म हो, इसलिए मैं काफ़ी खुफिया तरीके से ये सब करता हूँ।
वरना अगर किसी को पता चल गया तो वो सब लोग मुझे मार डालेंगे। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को जैसे सुकून मिल गया हो। मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे भाई से मुझे मिलवा दोगे? तो वो कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम्हारे भाई को वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी, ताकि तुम्हारा भाई लड़कियों को फंसाकर उन तक पहुंचा सके। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं हैरान हो गई थी कि मेरा भाई तो बहुत मासूम था, ये लोग मेरे मासूम भाई को भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बस मुझे अब इलियास की बात मानना थी। इलियास ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं इस निशान को किसी को भी नहीं दिखाऊंगी और उसे छुपा कर ही रखूंगी। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। उस कमरे में कुछ भी नहीं था, वो बस 4 दीवारें थी। कमरे को देखकर तो मुझे वहशत हो रही थी। जहां पर तो पानी पीने के लिए भी नहीं रखा हुआ था, जबकि खाना भी नहीं था। मैं कमरे में टहल रही थी और इलियास का इंतजार कर रही थी, जब अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस कमरे में तेज हवाएं चल रही हों, लेकिन वहां तो कोई सुराख भी नहीं था जिधर से हवा आती। ये महसूस करते ही मैं खौफ से कपकपाने लगी थी। उस हवा में एक रेत थी जिसकी वजह से मेरी आंखों में काफी चुभन होने लगी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगले ही पल मैं जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने इंसान को देखकर मैं हैरान हो गई थी। वो और कोई नहीं बल्कि वही मुसाफिर था जो कि जहाज में बैठा था। उसे देखकर काफी हैरत ज़दा हो गई थी, क्योंकि उससे एक खौफ आ रहा था। अगले ही पल उसने एक स्याह कपड़ा मेरे चेहरे के ऊपर चढ़ा दिया था। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चीखने लगी थी, लेकिन उस मुसाफिर ने मेरा हाथ थामा और वो मुझे कहीं ले जाने लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पांव तले जमीन ना हो, मैं हवा में उड़ रही हूँ। ये देखकर तो मैं चीखने लगी थी, लेकिन आवाज मेरे हलक से निकल नहीं रही थी। मुझे काफी हैरानी हुई थी। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि इलियास ने मुझे अपना हाथ छुपाने का कहा था, तो वो हाथ मैं अपनी कमर के पीछे ले गई थी, जबकि मेरा दूसरा हाथ उस मुसाफिर की गिरफ्त में था। न जाने ये कौन लोग थे जिसके पास इतनी ताकत थी। मुझे आदमजात बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। मैं जान गई थी ये कोई साया है या कोई दूसरी हवाई मखलूक है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पांव जमीन पर लगे हों और वो हवाएं बंद हो गई थी। उस मुसाफिर ने मुझे एक धक्का दिया था और मैं कहीं दूर जाकर गिरी थी। मुझे नहीं मालूम था मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे दोनों हाथ कमर के गिर्द बांध दिए गए थे। वो शायद इलियास ही था, क्योंकि मुझे कहने लगा था कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा दूंगा। ये सुनते ही काफ़ी सुकून मिला था। मैं अब उसका इंतज़ार करने लगी थी। इस कमरे में और भी बहुत सी लड़कियां थी, क्योंकि मुझे यहाँ हलचल महसूस हो रही थी, लेकिन मैं देख नहीं सकती थी क्योंकि मेरे चेहरे पर काला कपड़ा था और मेरे हाथ पीछे की जानिब बंधे थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दोबारा से दरवाजा खुला था और किसी ने एक लड़की को बाहर निकाला था। मैं ये जानकर हैरान हो गई थी कि ना जाने ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत ही पीछे की जानिब थी। इलियास ने ही मुझे पीछे बिठाया था। वो लड़की बाहर चली गई थी और कुछ देर बाद ही उनकी चीखें हमारे कानों में सुनाई देती थी। कुछ देर बाद ही इलियास उस रूम में आया। जैसे ही उसकी आवाज सुनी कि वो किसी को कह रहा था कि आज 10 लड़कियां हो गई हैं, बाकी की 10 कल जाएंगी, तो मैं हैरान हो गई थी। वो दरवाजा बंद हो चुका था। मैं बेबसी के आलम में उसी जगह बैठे रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज मैं आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। फिर इसी उम्मीद के साथ मैं दोबारा से अपनी आंखें खोलने लगी, लेकिन वही अंधेरा मेरे सामने था और मैं बेबस हो गई थी। मैं अब इलियास का इंतजार करने लगी थी। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा हाथ खोल रहा हो। ये एहसास मिलते ही मैंने सुख का सांस लिया था, क्योंकि मैं जान गई थी कि इलियास मुझे आज़ाद करवाने आ गया है। और यूं ही मेरे ऊपर से वो स्याह कपड़ा हटा तो मैं अपने आसपास देखने लगी थी। ये मंजर देखकर तो मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि मेरे साथ इस कमरे में और भी ऐसी ही लड़कियां बैठी थीं जिनके चेहरे पर स्याह रंग का कपड़ा था और वो देख नहीं सकती थी और उनके हाथ ऐसे ही पीछे बंधे हुए थे। इलियास ने फौरन ही मेरा हाथ आज़ाद किया और मुझे इस कमरे की पिछली जानिब लेकर जाने लगा था कि उसने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद पीछे वाली दीवार हट गई थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। मेरा हाथ थामकर वो मुझे वहां से भगाने लगा था। मेरा सांस काफी फूल चुका था, लेकिन अब मैं जिधर थी वो एक गहरा घना जंगल था। आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। मुझे पानी की शदीद तलब हो रही थी,
तभी इलियास ने अपने एक थैले से एक बोतल निकालकर मुझे दी थी। मैंने जल्दी से ही एक ही सांस में सारा पानी खत्म कर लिया था। वो मेरी जानिब मुस्कुराकर देखने लगा और कहने लगा कि मुबारक हो, तुम आज़ाद हो। ये बात सुनकर मैं उसका शुक्र अदा करने लगी थी, लेकिन उससे पूछने लगी कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे दाइम से मिलना है। अगर मैं उससे ना मिली तो मेरे आज़ाद होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सुनकर कहने लगा कि फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हें दाइम से मिलवाने ही ले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपनी शनाख्त किसी से भी जाहिर नहीं करोगी। मैं तुम्हें किसी और रूप में बदल रहा हूँ, तुम उस रूप में ही अपने भाई से मिल सकती हो। उसने जैसे ही ये बात कही तो मैं राजी हो गई थी। उसने अचानक से ही मुझ पर कुछ पढ़कर फूंका था, जिसके फौरन बाद ही मेरा वजूद बदल गया था। मैं खुद को देख तो ना सकी, लेकिन इलियास मुझे देखकर कहने लगा कि अब तुम एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के रूप में आ चुकी हो। तुमने ऐसा ही बर्ताव करना है जैसे तुम एक आम लड़का हो, बल्कि मेरी तरह हो। मैंने उसकी बात मान ली थी। वो मुझे कहीं ले जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी जिधर काफी रश लगा हुआ था। जैसे ही मैंने सामने देखा तो एक तख्त पर वही मुसाफिर बैठा हुआ था। मेरे जहन में काफी सवालात आने लगे थे, लेकिन उस वक्त उनके जवाब मैं ले नहीं सकती थी, इसीलिए मैं चुप हो गई थी। इलियास मेरा हाथ थामकर मुझे कहीं ले जा रहा था। अचानक ही उस मुसाफिर ने इलियास को रोक दिया था और उससे पूछने लगा था कि तुम्हारे साथ कौन है। इलियास का चेहरा पहले तो मान पड़ चुका, लेकिन फिर कहने लगा कि ये मेरे साथ एक खादिम है जिसे मैं काम सिखाना चाहता हूँ। तो उस मुसाफिर ने दोबारा कोई सवाल न किया। मैं इलियास के साथ एक जगह पर चली गई थी जिधर काफी लड़के बैठे हुए थे। मेरी नजर दाइम पर पड़ी तो मैं हैरान हो गई थी। वो बहुत सहम कर बैठा हुआ था, जबकि बहुत ही पीछे बैठा था। मुझे पहचान नहीं सकता था, पर मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैं उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन इलियास ने मेरा इरादा जानकर मुझे रोक दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो सबको मालूम हो जाएगा कि तुम इसकी कुछ लगती हो और इस तरह तुम दोनों फंस जाओगे। मैं चाहकर भी अपने भाई को बुला न सकी। इलियास मुझे वहां से दोबारा दूर ले गया था। मैं फिर से उसी जंगल में आ गई थी। मैं अपने सवालात के जवाबात मांगने लगी थी। मैं उससे पूछने लगी थी कि तुम लोग कौन हो और आखिर वो मुसाफिर कौन है और ये सब तुम लोग क्यों कर रहे हो। मेरी ये बात सुनकर वो संजीदा हो गया था। अगले ही लम्हे उसका वजूद हवा में मुअल्लक हो गया था। वो उड़ने लगा था। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन मैं इतना तो जानती थी कि वो कोई आदमजाद नहीं है, बल्कि वो कोई और ही हवाई चीज है। इसलिए जब उसने कहा कि मैं जिनज़ादा हूँ तो मुझे इस बात पर कोई हैरानी ना हुई, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सब कुछ जानती ही थी। वो मुझे कहने लगा कि मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मैं इस जंगल का रिहायशी था। उस वक्त मेरे अब्बा की हुकूमत थी, लेकिन वो जिन जो कि अब जन्नात का बादशाह है, उसने मेरे अब्बा को मार डाला था। पर कोई भी नहीं जानता था कि ये काम उसने किया है, क्योंकि किसी के पास सबूत नहीं था, इसीलिए कोई उसे पकड़ न सका। अब्बा की मौत के बाद यही बादशाह बन गया था, लेकिन ये इंसानों की दुनिया में जाकर उन्हें परेशान करता था और उसने एक धंधा शुरू कर दिया था। इससे पहले तो 2-3 लड़कियों को अगवा किया था, लेकिन उसके बाद उसका धंधा काफी चलने लगा था, इसीलिए उसे इस चीज का नशा हो गया था। यह अब हर बार तुम्हारी दुनिया में जाता था और 3-4 लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर अपनी दुनिया में ले आता था। पर एक दिन उसने मुझे धमकी दे दी थी कि अगर मैंने उसका साथ न दिया तो ये मुझे मार डालेगा। मैं मजबूर हो गया था और उसका साथ देने लगा था, लेकिन मैं अंदर से काफी परेशान होता था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऊपर से तो इसका साथ दूंगा, लेकिन मैं इस काम में कभी भी दिल से इसके साथ नहीं दे सकता, क्योंकि ये काम गैर कानूनी है। मेरा ताल्लुक नेक जिनजादों से था, लेकिन ये एक शैतान जिन, इसने ही मेरी ड्यूटी लगाई थी। अब मैं काफी लड़कियों को नौकरी का झांसा देने लगा था, लेकिन उन लड़कियों को मैं निकलवाने में कामयाब भी हो गया था। अब तुम एक आखिरी लड़की थी। मैं जिनको भी लेकर आता था तो मैं उनके हाथ पर वो निशान बना देता था ताकि उन्हें पहचानने में आसानी हो जाए। इस तरह मैं लड़कियों को आज़ाद करवा लेता था, लेकिन आज तक उस जिन को पता नहीं चल सका कि मैं गद्दारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। मैं उससे पूछने लगी कि तुम लोग इन लड़कियों के साथ क्या करते हो। मेरी बात सुनकर इलियास ने अपनी आंखें झुका ली थी। मैं जान गई थी कि ज़रूर उन लड़कियों के साथ कुछ गैर कानूनी होता है,
जब भी वो इलियास मुझे बता नहीं पा रहा, लेकिन वो मुझे कहने लगा, शैतान जिन लड़कियों को बांदी बना लेते हैं और उनके साथ वो जो चाहे करते हैं, जिस वजह से लड़कियों की मौत भी हो जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां बच भी जाती हैं। लड़कियां मजबूर हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया में जा नहीं सकती, इसीलिए वो भी चुपचाप उन जिन का साथ देती हैं। इस दुनिया में उन्हें सब कुछ मिल जाता है। वो लोग अपनी दुनिया में काफ़ी गरीब होती हैं, इसीलिए उन्हें दौलत की हवस होती है। तभी वो इस दुनिया में आकर हमारी दौलत देखकर काफ़ी हैरान हो जाती हैं और इस बात को तस्लीम कर लेती हैं कि दौलत की खातिर वो ये सब करेंगी। मैंने जैसे ही उसकी ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे, पर मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैंने इलियास को साफ साफ कह दिया था कि तुम मेरे भाई को आज़ाद करवा दो तो मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाऊंगी और मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। इलियास ने मेरी बात मान ली थी। वो मुझे उसी जंगल में एक छोटे से मकान के अंदर ले गया था और कहने लगा था कि तुम इस मकान के अंदर ही रहो, तुम्हें इस मकान में कोई भी तलाश नहीं कर पाएगा। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं भी खुश हो गई थी। मैं वहां ही रहने लगी थी, लेकिन मुझे एक हफ्ता हो गया था और अभी तक दाइम नहीं मेरे पास आया था और ना ही इलियास मेरे पास आया था। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मेरे दिल में हौल उठ रहे थे कि ना जाने वो दोनों ठीक तो होंगे ना। मुझे जितनी अब दाइम की फिक्र थी, मुझे उतनी ही इलियास की भी थी। चंद दिन बाद ही अचानक से दरवाज़ा बजा तो मैं काफ़ी डर गई थी। मैंने जैसे ही पूछा तो मुझे दाइम की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन अगले ही लम्हे जो अंदर आया था वो तो वही जिन्नात का बादशाह था। वो दाइम की शक्ल में मेरे पास आया था और करीब बढ़ने लगा था और कहने लगा कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने उसकी ये बात सुनी तो पीछे होने लगी थी। मैं उसका शैतानी इरादा जान चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, जब इलियास ने ही मुझे अपने काबू में कर लिया था, वो मुझे लेकर वहां से गायब हो चुका था। मैं उस मंजर को देखकर बेहोश हो गई थी। मुझे होश आया तो मैं उस वक्त अपने घर पर मौजूद थी। मैं उसी बेड पर मौजूद थी। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी, लेकिन मुझे अपने भाई का ख्याल आया। मैं उसे पुकारते पुकारते बाहर निकल गई। अचानक ही मालिकन अंदर आई और कहने लगी कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। मैंने उसकी बात का जवाब ही ना दिया और पूछने लगी कि दाइम कहाँ है। कहने लगी कि वो तुम्हारी दवा लेने गया है। मैंने गहरा सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे उस मालिकन की जानिब देखने लगी थी कि उसका मूड तो मेरे साथ काफ़ी अच्छा था। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ था जब मालिकन इतनी खुशी से मुझसे मिल रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही थी। वो चली गई थी। अगले ही लम्हे मुझे दाइम आता हुआ दिखाई दिया। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तो उसने कहा कि आपको आराम करना चाहिए, आपको बहुत कमजोरी हो गई है। उसने मुझे दवा दी थी। मैंने जैसे ही उससे पूछा तो कहने लगा कि इलियास ने ही मालिकन को 2 साल का किराया एडवांस में दे दिया है। अब हम 2 साल के लिए इस घर में रह सकते हैं, हमें कोई भी नहीं छेड़ेगा। मैं दिल से इलियास की शुक्रगुजार थी। वो जैसा भी था उसने मेरी मदद की थी। मैं जानती थी कि वो आदमजात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसके लिए काफ़ी नरम पड़ चुका था। वो मुझसे तो नहीं मिलता था, लेकिन वो दाइम से मिलने ज़रूर आता था। उसकी मेरे भाई के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही कठिन मरहला था। मैं इलियास का ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूली। वो आज तक मेरी मदद करता है। पर दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।